राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के बीच बुधवार से विघ्नहर्ता की भक्ति में राजधानी डूब गई है। पीतमपुरा का लालबाग का राजा और लक्ष्मी नगर का दिल्ली का महाराजा गणेश महोत्सव के तौर पर दो बड़े आयोजन हो रहे हैं। विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि के साथ कहीं गणेश पूजा पांडालों तो कहीं लोगों के घरों में विराजमान हो रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार देर शाम खतरे के निशान को पार कर गया। केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि पुराना रेलवे पुल पर रात 9 बजे जलस्तर 204.56 मीटर दर्ज किया गया। जम्मू में तवी नदी में बाढ़ से राजीव गांधी कॉलोनी और जम्मू विश्वविद्यालय पर सबसे ज्यादा असर दिखा है। यहाँ जलभराव से कई परिवार घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 6 व 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आईपीएस केशव कुमार चौधरी गाजियाबाद कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त बने। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। दिल्ली की जिला अदालतों में चल रहे विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से ब्लैक रिबन बांधकर अदालत में पेश होने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणेश चतुर्थी के दिन कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान गणेश से दिल्ली की प्रगति और सभी विकास कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूर्ण होने की प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामना दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जबलपुर में नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को बधाई देते हुए कहा कि 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरा है। नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य एक समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तैयार करना है, जो उपचार के साथ साथ निवारक, उपशामक, पुनरावास, वृद्धावस्था और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल पर भी जोर देती है। आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज आपको 2 मेडिकल कॉलेजेस का लेटर ऑफ परमिशन मिला है और इसके साथ साथ आप 4 मेडिकल कॉलेजेस के आप पीपीपी मोड में आप प्रारंभ करने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे यह भी खुशी है कि मध्य प्रदेश एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ केयर की फैसिलिटीज में एक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इट इज इमर्जिंग एज ए लीडर इन द एरिया ऑफ हेल्थ इनोवेशंस में। और आज जो हमको देखने को मिलता है वह निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है, जब एक समय में 5 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज 14 मेडिकल कॉलेज प्लस 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले और इसके साथ साथ 4 नए आपके आज पीपीपी मोड में और 2 को लेटर ऑफ परमिशन। तो यह एक मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तस्वीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह चीज देखने को मिली है और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। सामान्यतः स्वास्थ्य के बारे में लोगों को तभी पता चलता है जब वो कभी किसी अस्पताल के चक्कर लगते हैं, तभी उसको पता चलता है। उसके पहले वह स्वास्थ्य को सरसरी निगाह से जानता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं जरूर देना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किन परिवर्तनों के कारण आज स्वास्थ्य को दूसरे दृष्टि से देखा जा रहा है।
पहले जो हेल्थ पॉलिसी थी हमारी, वो हेल्थ पॉलिसी ऐसी थी कि बीमार हो और बीमार होने के बाद आपका इलाज शुरू हो, यानी क्योर करना, पहले बीमार होने दो फिर उसके बाद इलाज करो। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई हेल्थ पॉलिसी बनी और ये हेल्थ पॉलिसी होलिस्टिक हेल्थ पॉलिसी, ये हेल्थ पॉलिसी सभी आयामों को ध्यान में रखकर एक साथ जोड़ करके देखने वाली पॉलिसी है। और इस पॉलिसी में हम लोगों ने पहली बार जोर दिया कि इसमें प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ होना चाहिए, प्रोमोटिव हेल्थ होना चाहिए, क्यूरेटिव हेल्थ होना चाहिए, पैलिएटिव हेल्थ केयर होना चाहिए और जेरियाट्रिक हेल्थ केयर भी होना चाहिए। यानी इन टोटलिटी, पहले तो व्यक्ति बीमार ही ना हो इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, प्रिवेंटिव पार्ट, और बीमार हो जाए ना होने के लिए प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा फिट इंडिया मूवमेंट, 10% तेल को घटाओ, मोटापा से छुट्टी पाओ, रुखसत पाओ, और इन सब को करने के लिए जो हमारे यहां हम लोगों ने किया वो 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर तो हम देखते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ डेंटल केयर, मेंटल केयर, सर्विक्स कैंसर महिलाओं का, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इसके साथ साथ ओरल कैंसर, इसकी हमने स्क्रीनिंग शुरू की। और स्क्रीनिंग करने में हम लोगों ने कहा है कि 30 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति की आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्क्रीनिंग होगी, ताकि हमको पता चल जाए कि ये व्यक्ति हार्ट का मरीज हो सकता है, ये व्यक्ति किडनी का मरीज हो सकता है, ये डायबिटिक हो सकता है, इसके कारण इसकी क्या स्थिति हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए 30 साल की उम्र में इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जो हमें मध्य प्रदेश में भी दिखता है। इसको आप आगे जारी रखिए, बनाए रखिए, तीव्र गति से आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली बेटियों को बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को अवसर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभाशाली युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की धुरी है और सरकार का दायित्व है कि उनके सपनों को साकार करने का अवसर मिले। उन्होंने विश्वास जताया कि नए चयनित युवा स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण में सक्रिय योगदान देंगे और 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाएंगे। 2438 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र आज एक साथ वितरित हो रहे हैं, जिसमें 2425 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदेश की कुपोषित माताओं के लिए और नवजात शिशुओं के पोषण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सेविकाओं का और 13 फार्मासिस्ट की चयन की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबसे पहले जो प्रदेश भर की बेटियों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सबको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस चयन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र वितरण होने के इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शासन की मंशा के अनुरूप करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। वास्तव में हर एक युवा के मन में एक सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह अपने स्तर पर प्रयास करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस युवा के सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए,
इस सरकार का दायित्व होता है, युवा प्रतिभाशाली होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। लेकिन जब वही युवा भेदभाव का शिकार होता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ता है, यह क्षति केवल एक युवा की नहीं होती, राष्ट्रीय क्षति होती है। राष्ट्र उस प्रतिभा से वंचित होता है, पीढ़ियां उस प्रतिभा से वंचित होकर के, कुंठित होकर के निराशा और हताशा की ओर जाती है। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश एक लंबे समय किस हताशा निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था। जिन लोगों के कारण पहचान के भीषण संकट के दौर से उत्तर प्रदेश को गुजरना पड़ा था, वे उस बीमारी के कारण थे और उस बीमारी को समझने की आवश्यकता है। और ये आपका सौभाग्य है। याद रखना, कार्य कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जहां अवसर मिले वहां अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करिए और याद रखना, आगे के बढ़ने की संभावना अपने आप आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। जब भी आप ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, तो न केवल आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर होंगे, बल्कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा भी आप पर उसी प्रकार से बनेगी जिस प्रकार से आपने इस पूरी व्यवस्था के साथ देखा होगा। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है, तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। चांदनी चौक के महाराजा के नाम से प्रसिद्ध श्री सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में 16वें श्री गणेश उत्सव 2025 की विशाल शोभा यात्रा आज धूमधाम से संपन्न हुई। यह शोभा यात्रा श्री श्याम मंदिर भागीरथ पैलेस से आरंभ होकर चांदनी चौक, टाउन हॉल, नई सड़क होते हुए मारवाड़ी सदन, जोगीवाड़ा में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में विशेष झांकियों, हाथियों, घोड़ों और बग्गियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गणेश जी की मंगल मूर्ति की स्थापना के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत की गई। इस मौके पर संस्था के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। महाप्रसाद के रूप में 51 किलो का विशिष्ट लड्डू लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। श्री सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्ट के पवन गाडोदिया ने बताया कि इस वर्ष भी बप्पा को विशेष थीम और आकर्षक पांडाल में विराजित किया गया और आयोजन में कई भगवानों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। इस अवसर पर स्थानीय श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की आराधना और इस भव्य शोभा यात्रा का आनंद लिया। समारोह की रंगारंग झांकियां देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़े। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का तथाकथित गुजरात मॉडल असल में कोई
आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है, जिसे 2014 में पूरे देश में लागू किया गया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें इसी वोट चोरी के कारण मिली हैं। उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव परिणामों को प्रभावित किया गया और अब उनके पास इसके सबूत मौजूद हैं। आपने इस यात्रा में हमारी मदद की, अपनी शक्ति आपने यात्रा में डाली। इलेक्शन आता है, ओपिनियन पोल आते हैं और उसमें ओपिनियन पोल हमारे जो मीडिया वाले कहते हैं, हरियाणा में कहा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी और आंकड़े देते हैं 300 पार। 2014 में, 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। कितनी आई? 300 आई। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये पहले गुजरात में शुरू हुआ। ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद असेंबली इलेक्शन होता है, हमारे गठबंधन जमीन पे दिखता ही नहीं है, खत्म। फर्क क्या था? फर्क था कि लोकसभा में जितने वोट हमें मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोट जोड़े, तकरीबन 1 करोड़ वोट लोकसभा के बाद जोड़े। वो सारे के सारे वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं और उन वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, हमें वोटर लिस्ट दीजिए, कहते नहीं देंगे। हमने कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, कहते नहीं देंगे। और उसके बाद कानून बनाते हैं कि 45 दिन में वीडियोग्राफी खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो फिर हमने क्या किया? हमने एक टीम को कर्नाटक में माधेपुरा विधानसभा में हमने उनसे कहा कि देखिए, आप थोड़ी गहराई में जाइए। मैं उन लड़कों का धन्यवाद करना चाहता हूं। 4-6 महीने 16-16 घंटे उन्होंने काम किया। मैं बताता हूं क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें पोलिंग के टाइम लिस्ट देते हैं, कागज की लिस्ट, 200 किलो कागज, 8 फुट ऊंची गड्डियां कागज की। हर लिस्ट को, एक चेहरे को लाखों चेहरों से मिलाया, एक चेहरे को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से मिलाया और सच्चाई निकाली। भाइयों और बहनों, माधेपुरा असेंबली में, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, एक असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, यह हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था।
और मैं आप इसको स्टेज से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। भाजपा मुख्यालय दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग अशोभनीय है। वहीं और क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता ने, आप खुद सुने। एक बात बड़ी स्पष्टता से आप सबके माध्यम से यहां पे कहना चाहेंगे, जिस तरह से शब्दों की मर्यादा को तार तार करके भंग करके तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष, जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं, तो ये चेतावनी दे दें संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना, ये अशोभनीय है। लेकिन फिर ये बात भी सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहाँ है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा, तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया है। इसके साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, हमने देखा किस तरह से जिस नेता ने, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, जिन्होंने जब पंजाब में चुनाव था तो कहा था कि यूपी और बिहार के भैये पंजाब में ना घुसें, उनको घुसने मत देना। आज स्टालिन बिहार में थे। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। और इसी तरह से रेवंत रेड्डी जी, जिन्होंने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए तो अच्छा है, बिहार का डीएनए अच्छा नहीं है, हमने देखा वो भी कल यात्रा में सम्मिलित थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जिसने उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपशब्द कहे, वो कांग्रेस पार्टी में सम्मान पाते हैं और स्टार प्रचारक बन जाते हैं। और देखिए, जो महागठबंधन बना है, और महागठबंधन क्यों कह रहे हैं, जब राहुल गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो वो इधर उधर देखने लगे, गोलमोल बात करने लगे, लेकिन कोई नाम नहीं ले पाए। ये साफ दर्शाता है कि महागठबंधन केवल अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाना और जनता को आदर न देना, यही इनका चरित्र है। और इनका करारा जवाब जनता भी देगी और हम लोग भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, क्योंकि बिहार के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की थी। बुधवार को प्रेस वार्ता कर भारद्वाज ने पूरी कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास दस्तावेजी सबूत हैं जो साबित करेंगे कि यह सब एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है। सुबह कल 7:15 बजे के करीब ईडी के कुछ अफसर मेरे घर में आए और इनको हमने घर में दाखिल किया। इन्होंने कहा, साहब हम आपकी तलाशी लेना चाहते हैं घर की। मैंने कहा, घर आपके लिए खुला है, आप तलाशी लीजिए। इन्होंने मेरे घर में तलाशी लेनी शुरू की और उसके बाद जो है हमारे घर की तलाशी का अभियान शुरू हुआ। और उसके बाद और जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर मयंक अरोड़ा
और इनके साथ जो इनके एनफोर्समेंट ऑफिसर थे विकास कुमार, ये मेरे साथ बैठ गए और बोले कि सर हमें आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, कर लीजिए मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड। और ये मयंक अरोड़ा जी अपने लैपटॉप के साथ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने बैठ गए। इनके पास करीब 43 क्वेश्चन थे, 43। इन्होंने एक एक करके मेरे से प्रश्न पूछे। मैंने बिल्कुल तसल्ली से, आराम से हर प्रश्न का जवाब दिया लास्ट तक। प्रश्न होते 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 7, सवा 7 बज गए होंगे। बीच में 6 बजे के करीब इनका एक आदमी मेरे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ हमारे पिताजी का एरिया है और हमारी बैठक है, वहाँ पे पुराने कागज कुगज रखे थे, वो वहाँ पे ढूंढ मचा रहा था। तो मैं तो ऊपर था, तो वो आया कि सर मेरे को कुछ मिल गया। वो था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बेंच के सामने दायर किया हुआ एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का हलफनामा एफिडेविट, जो कि अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो वो इसको पढ़ने लगे और फिर उन्होंने बोला कि सब देखो, इन्होंने मेरे ऊपर जो जो इल्जाम एफआईआर के अंदर लगाए हैं, उन सब के विषय में उसके विपरीत जो मेरी बाकायदा रिटर्न डायरेक्शंस हैं, वो इसके अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग के तौर पे मौजूद है। अब मैं मंत्री रहा नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे थे नहीं, तो मैं बड़ा परेशान था यार, ये सारे डिसीजन तो मैंने ले रखे हैं और ये इसके विपरीत मुझे फंसाने के चक्कर में। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ये वाला भी ऐड कर देंगे। तो कह रहे हाँ सर वो तो करो, वो तो वैसे भी हमें आपसे एक प्रश्न और पूछना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हुई, उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई? तो मैंने कहा लिखना शुरू करो। और मैंने कहा कि भाई ऐसा है, 9 मार्च को मैं मंत्री बना, अस्पतालों के विषय में देरी हो रही है, उसके विषय में पहली मीटिंग मैंने 9 मार्च को मंत्री बना, 22 मार्च को मैंने मीटिंग करी, उसके बाद अप्रैल में करी, फिर उसके अगले महीने करी, उसके कई मीटिंगों की मतलब लाइन लगी हुई है मीटिंगों की मेरी, और सब में डायरेक्शन दी हुई है मैंने, ये करो ये करो ये करो, जल्दी करो, ऐसे करो वैसे करो, ये करो। तो साहब वो टाइप हो गया। उसके साथ मैं एक और पूरा का पूरा पैराग्राफ उसमें लिखवा चुका था कि ये पूरा का पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, झूठा है, और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके मुझे फंसाने की कोशिश की है, और इसके सबूत मेरे पास है। आई हैव एविडेंस। मैंने उनको कहा मेरे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसके अंदर क्या क्या हुआ, कैसे अफसरों को डायरेक्शन दी गई, कैसे डायरेक्शन पे अफसरों ने मुझे फंसाने की कोशिश की, एलजी ऑफिस का भी है, और मैं इसमें लिख रहा हूं। तो सर दे दो, तो मैं कहा कोर्ट में दूंगा। कह रहे सर ये लिख दो, मैंने कहा लिख दो, आई विल सबमिट इट टू द कोर्ट एट अप्रोप्रिएट स्टेज। तो जी हो गया। पंचनामे के अंदर सीजर में लिखा गया, 2 चीजें मेरे घर से बरामद करी गई, 2 कागज। एक हलफनामा है मेरा एमएलए का, जो मैंने इलेक्शन लड़ा 2025 में। दूसरा ये हलफनामा है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने दिया है, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ने। ये मेरे घर से मिला, इसको पंचनामे में डाला गया, और जिसमें मैंने अस्पतालों की देरी के लिए डॉक्टरों को कहा कि आप देरी, ये पीडब्ल्यूडी को और इनके जो ये हेल्थ के जो अफसर हैं उनको कहा कि देरी क्यों हो रही है, जिसमें मैंने कहा कि इन अस्पतालों को बना के क्या करोगे अगर इसके अंदर स्टाफ ही भर्ती नहीं होगा, और स्टाफ भर्ती करने की जिम्मेदारी एलजी की है, एलजी को स्टाफ भर्ती करना चाहिए। इसमें बहुत चीजें हैं दोस्तों। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र